जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के बाद आज प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से। सिन्हा साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पे। धन्यवाद। चूँकि महत्वपूर्ण इसलिए बहुत हो गया है क्योंकि बहुत सफल संपादन हुआ डीडीसी चुनाव का। क्या जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को ये उम्मीद थी कि इतनी सफलता से, इतनी शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव हो सकते थे? नहीं, हम लोगों ने हर कोशिश की थी और मुझे प्रसन्नता है कि लंबे अरसे के बाद बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव जम्मू कश्मीर में पंचायती राज और डीडीसी के हुए हैं। अगर मतदान प्रतिशत को आप देखेंगे तो 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में भी दोगुने से ज़्यादा मत पड़े। कई स्थानों में 3 गुने से ज़्यादा मत पड़े। पंचायती राज व्यवस्था में मैं मानता हूं कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था देश में बनी, उसमें जम्मू कश्मीर किन्हीं कारणों से त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं कर सका। वो जानबूझ करके हुआ या अनजाने में हुआ। यहाँ 2 टियर सिस्टम था। हमने कानून में संशोधन किया और ये 3 टियर सिस्टम, त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की। पिछली बार जब 2018 में पंचायतों के चुनाव हुए थे तो ख़ास तौर से साउथ कश्मीर का जो इलाका है जी, उसमें काफ़ी पद रिक्त रह गए थे। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 95% से ज़्यादा रिक्त पद भर दिए गए हैं और डीडीसी में भारी उत्साह के साथ लोगों ने मतदान किया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि बिना किसी एक घटना के चुनाव हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे प्रसन्नता है और मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने सभी अधिकारियों का जो चुनाव में लगे थे, स्टेट इलेक्शन कमीशन का, जम्मू कश्मीर पुलिस का और फोर्सेस का, तथा जम्मू कश्मीर की जनता का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा और उन राजनीतिक दलों का भी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और 28 तारीख को पहली बार भारत के संविधान के अंतर्गत ये चुने हुए जनप्रतिनिधि शपथ लेंगे। सर, ग्रास रूट डेमोक्रेसी में कश्मीर का लोकतंत्र में एक बड़ा विश्वास पैदा हुआ है और हमने देखा कि जैसे आप यहाँ आपने ज्वाइन किया, संवाद बहुत बढ़ाया आपने, लोगों से मिलना जो शायद पहले नहीं होता था, एक संवादहीनता हो गई थी। तो क्या इसका फ़ायदा मिला है? स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूँ कि संवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे लोगों में विश्वास पैदा होता है और इस मतदान के पीछे भी पिछले 3-4 महीनों का काम और संवाद, इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अच्छा, एक उम्मीद ये भी लगती है भाई, ये तो डीडीसी इलेक्शन था स्थानीय स्तर का, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होंगे, तो क्या माना जाए कि विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह की बात दिखाई देगी? कहीं कोई खून खराबा नहीं होगा, कहीं कोई उपद्रव नहीं होगा? क्योंकि इस तरह की डिस्टर्बेंस हमेशा चोरी दामन का साथ रहा है। कोई चुनाव ऐसा नहीं आया पीछे कई सालों में जिसमें खून खराबा न हुआ। 2 बात मैं कहना चाहूँगा। एक तो विधानसभा चुनाव की टाइमिंग को लेकर के देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को और जम्मू कश्मीर के लोगों को आश्वस्त किया था कि डिलिमिटेशन का काम यहाँ हो रहा है। डिलिमिटेशन का काम समाप्त हो जाएगा तो विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू होगी। एक बात और उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि हमारे देश में कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका अधिकार क्षेत्र संविधान ने तय किया हुआ है। चुनाव कब होंगे इसका निर्धारण देश का चुनाव आयोग करता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि केवल जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों के भी 3 राज्य हैं जिनका डिलिमिटेशन का काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से एक बार ये समाप्त हो जाए डिलिमिटेशन का काम, चुनाव आयोग जरूर विधानसभा के चुनाव की तिथि घोषित करेगा और हम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से कोशिश करेंगे कि बिना किसी हिंसा के निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र मतदान हो विधानसभा के भी जब चुनाव होंगे। अच्छा सर, जैसे कि मैंने कहा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो हम लोग देखे बहुत सफल रहा। जो नतीजे आए हैं
आप चूँकि संवैधानिक पद पे हैं, फिर भी एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जो नतीजे आए हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं लोकतंत्र की जीत मानता हूं, और किस को ज़्यादा सीट मिली, किसको कम सीट मिली, मुझे लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं इस पर प्रतिक्रिया देने की। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास जमहूरियत में है, ये इस मतदान ने साबित किया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे जो जिले के विकास को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा नया जम्मू कश्मीर देश के प्रधानमंत्री जी देखना चाहते हैं या मैं देखना चाहता हूं, उसमें उन चुने हुए प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले दिनों में रहने वाली है। सर, हम आज आपको उपराज्यपाल के तौर पे देख रहे हैं, इसके पहले हमने आपको सांसद के तौर पे, मंत्री के तौर पे देखा है, राजनीतिक छवि भी आपकी देखी है, बहुत काम करते हैं आप। लेकिन क्या ये काम नीचे तक पहुंच पाए? जब तक वो नीचे तक नहीं पहुंचेगा फिर वो सफल नहीं हो पाता। और जम्मू कश्मीर में कई बार हमने आपके बयानों में सुना, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे कि शायद आप डील भी कर रहे हैं। तो वो क्या आप ऐसा फार्मूला है, कौन सी ऐसी नीति है जिससे कि जो काम आप उठा रहे हैं वो नीचे तक जाए, जनता को लाभ मिले और फिर उसका नतीजा निकले? मुझे लगता है कि अब मैं बताऊं कि नीचे तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, शायद ये उचित नहीं होगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि थोड़ा आप यहाँ हैं 1-2 दिन, तो ज़रा नीचे पता करिए। कोशिश हमने की है, ईमानदारी से कोशिश की है, और आज गर्व से मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार की जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं 95% से ज़्यादा सैचुरेशन यहाँ लोगों का हो गया है। इस पर ध्यान नहीं रहता था यहाँ के प्रशासन का। कृषि की बात मैं करूँ, बागवानी की बात करूँ, तो आज केसर की जियो टैगिंग हो गई है। अभी दुबई में हमारे यहाँ से लोग गए थे, तो उस क्षेत्र में भी अभूतपूर्व अचीवमेंट हमने किया है। और एक जानकारी आपको केवल देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क बनाने के मामले में पूरे देश में जम्मू कश्मीर इस बार नंबर 1 है। बाकी आप थोड़ा जनता से पूछें तो मुझे लगता है बेहतर जवाब देगा। जी बिल्कुल, जनता से पूछेंगे। एक सवाल पे अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें, रोशनी एक्ट बहुत दमखम के साथ इसका भी शोर मचा, भ्रष्टाचार की बड़ी आवाज़ आई, सीबीआई ने अपनी जांच भी शुरू की, लेकिन ऐसा लगता है कि अब इस मामले को, इस जांच को कहीं से धीमा करने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसा सच है? क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं और बताया जाता है कि शायद देश का सबसे बड़ा भूमि घोटाला रोशनी एक्ट में हुआ। किन लोगों ने किया, ये क्या सच्चाई है? एक बात ये समझिए कि इसको ढीला करने का या किसी को बचाने का कोई प्रयास नहीं। मैं पूरी दृढ़ता से और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। माननीय उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर ने एक फैसला दिया था, और उस फैसले में उन्होंने कहा कि यहाँ एक रोशनी एक्ट बना था, और उस एक्ट में प्राविधान किया गया था कि जो लोग सरकारी ज़मीनों पर लंबे समय से काबिज हैं, उन्हें पैसा लेकर के, उनसे पैसा लेकर के वो ज़मीन उन्हें दे दी जाए। और वो समय समय पर बदलता गया, 2001, 2005, 2007, और पैसा लिया गया 1990 के रेट से। लक्ष्य जो रखा गया था 25,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया संग्रहित करने का, और उस पैसे से यहाँ के लोगों को रोशनी पहुँचानी थी। रोशनी माने बिजली पहुँचानी थी, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना था। सीएजी की जो रिपोर्ट है, 25,000 की तुलना में 76 करोड़ रुपए ही मात्र इकट्ठे हुए, भारी मात्रा में जम्मू में और कश्मीर में भी। मैं कहूँ कि सरकारी ज़मीन की बंदर बांट हुई। तो जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, उस निर्देश के तहत हमने लोगों के नाम वेबसाइट पर, जम्मू के लोगों का नाम जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डाल रहे हैं, और कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर कश्मीर में जो लोग लिप्त हैं उनको डाल रहे हैं। सीबीआई मसले की जांच कर रही है। मुझे लगता है कि आपको मैं बहुत विनम्रता से बात कहूँगा कि इसमें कोई बचेगा नहीं। जिसने भी सरकारी ज़मीन कब्जा की है, निश्चित रूप से सरकार उससे ज़मीन वापस लेगी। हाँ, एक हमने हाई कोर्ट के सामने एक याचिका दाखिल की है, पुनर्विचार याचिका जी। उसमें हमने उनसे ये जरूर कहा कि हम 2 SIT का गठन करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, उनका भी नाम हमें बाहर निकालने की ज़रूरत है। और दूसरी बात कही है कि इसमें जो गरीब आदमी है,
जिसने आधा कैनाल 1 कैनाल ज़मीन लिया घर बनाने के लिए। ऐसे लोगों के लिए अगर माननीय उच्च न्यायालय निर्देश देती है तो हमें कानून बना करके, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये बेचारे, इनका कोई दोष नहीं, असली भ्रष्टाचारी दूसरे लोग हैं, ये तो अपना घर बनाने के लिए ज़मीन ले लिए या कुछ खेती के लिए। तो ऐसे लोगों की मदद करने का अगर निर्देश हाईकोर्ट देती है तो ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, सरकार की ये मंशा है। तो क्या इसमें वो बड़े तमाम ऐसे लोग जो राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके नाम, देखिए मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं, जो भी हो जी, चाहे वो राजनेता हो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, जिसने भी गलत किया है, जिसने भी सरकारी ज़मीन पर दखल किया है, फॉरेस्ट लैंड पर जिसने भी कब्जा किया है, उनसे ज़मीन भी वापस ली जाएगी, कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, एक सवाल सर ये ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा आतंकवाद पे, कि आप इतने दिनों से आपने क्या पाया कि वजह क्या रही आतंकवाद की? क्योंकि ये कमी ज़रूर आई है, आप सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कोशिश भी कर रही हैं, आखिर ये युवा भटका क्यों, बंदूक क्यों पकड़ता है? आपकी फाइंडिंग्स क्या है और क्या निर्देश आपने दिए हुए? एक बात, इस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, कई कारण हैं, लेकिन देश जानना चाहता है भाई, आप दूसरे तरीके से जानना। देश को भी पता है, आपको भी पता है कि किन लोगों ने आतंकवाद को यहाँ बढ़ाया है। एक तो दुर्भाग्य से हमारा एक पड़ोसी है जो इस बात को पचा नहीं पाता है कि प्रत्यक्ष युद्ध में वो कभी भारत से जीत नहीं सकता है, तो लंबे समय से वो प्रायोजित करता है आतंकवाद को। यहाँ भी कुछ ताकतें हैं जिन्होंने उन्हें खाद पानी देने का काम किया है, लेकिन आज की जहाँ तक स्थिति है, मैं कहना चाहता हूँ कि फोर्सेस का पूरी तरह से अपर हैंड है, और चुनाव में भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे पुलिस की, फौज की और आर्म फोर्सेस की सतर्कता के कारण एक भी घटना नहीं हो पाई। और अगर स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे तो इन्फिल्ट्रेशन भी कम हुआ है, आतंकवादी घटनाएं भी कम हुई हैं और रिक्रूटमेंट भी कम हुआ है। तीनों मोर्चों पर हमें भारी सफलता मिली है, और मुझे लगता है कि अगर ये दिशा ठीक रही तो निश्चित रूप से वो जम्मू कश्मीर जो धरती का स्वर्ग है, देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आएंगे, घूमेंगे, जाएंगे, ये स्थिति हम बनाना चाहते हैं। अच्छा, कुछ आवाज़ें यहाँ पे सुनाई देती हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता कहते हैं कि NIA, ED, CBI को हथियार बना करके उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। ऐसा क्यों कहते हैं वो? जांच है तो जांच है। अगर मुझे लगता है कि वो क्यों कहते हैं ये उनसे पूछा जाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि देश में ये संस्थाएं सरकार ने बनाई थी और देश की ज़रूरत के हिसाब से बनी थी, और इस संस्थाओं की रेपुटेशन अच्छी है, उनको कार्रवाई अगर लगता है कि करनी चाहिए तो निश्चित रूप से करना चाहिए। अच्छा सर, एक कश्मीरी पंडित का जो मुद्दा है, उनकी घर वापसी कब तक आप कराएंगे? इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिए। 2000 प्रधानमंत्री जी ने 6000 घर और 6000 नौकरी कश्मीरी पंडितों को देने का वायदा किया था। यहाँ जो व्यवस्था थी वो किसी न किसी प्रकार से इसको रोकने का प्रयास करती थी। हमने उन बाधाओं को दूर कर दिया है। 167 पदों को छोड़ करके बाकी सभी पद विज्ञापित कर दिए गए। 6 महीने में इन सबको नौकरी मिल जाएगी। 6000 घर बनाने की बात थी, मेरा ख्याल है 700-800 घर बने थे। जो शेष है 3500 के टेंडर हमने कर दिए हैं, 1.5 वर्ष में वो बन जाएंगे। बाकी के लिए भी ज़मीन हमने चिन्हित कर ली है। तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 2 वर्ष में 6000 घर भी बन करके कश्मीरी पंडितों को सुपुर्द कर दिए जाएंगे। और जो वातावरण मैं देख रहा हूँ कश्मीर के अंदर विशेष तौर से जी, कश्मीर की आवाम चाहती है कि हमारे वे भाई जो कुछ कारणों से, कुछ लोगों की गलती से यहाँ से वापस चले गए थे, वे हमें अमन चैन से यहाँ रहें। तो इस वातावरण को भी मुझे लगता है कि हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, ताकि इस सहजता से, खुशी खुशी इन लोगों का लोग स्वागत करें। ये स्थिति भी मुझे लगता है अल्लाह ताला जल्द ही इस मुकाम तक ले जाएंगे। सर वैसे तो कोविड ने बहुत समय ख़राब किया सबका, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी कोविड को अगर छोड़ भी दीजिए तो कश्मीर में वो दिन आप कब देखते हैं कि हिंदुस्तान से कोई भी आम शहरी यहाँ घूमने बेखौफ होकर आ जाए, सैलानी यहाँ बढ़ जाएं, और वो स्थिति, वो आत्मविश्वास कब लोगों में आ जाएगा कि बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी सिक्योरिटी के एक आम आदमी यहाँ आए, घूम के चला जाए? वो स्थिति कब तक हो जाएगी? वो स्थिति आ गई है।
और 24 दिसंबर को अखबार, आप यहीं हैं, ज़रा पढ़िए, आज के अखबार में भी छपा है कि सबसे ज़्यादा सैलानी हैं 24 दिसंबर को आए हैं, विदेश से भी आए हैं, देश के कोने कोने से आए हैं। तो लोग एकदम भयमुक्त होकर के आए। मैं देश के लोगों को निमंत्रित करता हूं और उन्हें सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी से उनकी चिंता की जाएगी, ये मैं भरोसा देना चाहता हूँ। बस मैं यही आखिरी सवाल कि जनता, जम्मू कश्मीर की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे, हमारे माध्यम से न्यूज़ 24 के एक वो बात आप बताना चाहें। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से भारत के साथ इंटीग्रेशन हो जाए, इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अपनी क्षमता योग्यता भर पूरी कोशिश करूंगा। और दूसरा, जम्मू कश्मीर आर्थिक रूप से संपन्न हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, हर दृष्टि से देश के बाकी राज्य जिस तरह से आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर भी उस मुकाम पर पहुँचे, यही हमारा लक्ष्य है। यहाँ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर, पीपुल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये हमारा मंत्र है और इसके लिए हम निरंतर काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। तो ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी जो बता रहे थे कि किस रास्ते पर, किस विकास के रास्ते पर वो जम्मू कश्मीर को लेके जाना चाहते हैं और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर देश और दुनिया देखेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।